अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जनाब, खबरें बड़ी अहम है, खास तौर पर सियासत के मैदान से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आपके साथ शेयर करनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और ये जो बेल आइकन प्रेस करने की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बारे में भी जरा बात करना चाहूँगा। और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। हमें चंद लोगों ने, मैं रिसेंटली चंद कमेंट्स के अंदर मैं पढ़ा था, चंद लोगों ने कहा कि जी आपका जो वीडियो रिलीज होती है नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो नोटिफिकेशन जो मिलना होता है उसका सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आप वो जो बेल घंटी का निशान बना होता है सब्सक्राइब के बटन के साथ, वो प्रेस होना चाहिए। और उसके बाद ऑल वीडियोस के हवाले से जो है वो आपने प्रेस करना है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आया करें। तो प्लीज़ मेक श्योर चेक कर लीजिए कि जब हमारी वीडियो रिलीज होती है कि आपके फ़ोन के ऊपर वो नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता। तो इसलिए जब मैं कहता हूँ ना कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, उसका मकसद ही यही होता है। एक दफ़ा स्क्रॉल करके इसको चेक कर लें, क्योंकि मैं रिसेंटली चंद कमेंट्स में पढ़ रहा था, लोगों ने लिखा हुआ था जी आपका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा हमें जब आपकी वीडियो रिलीज होती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज़ एक दफ़ा इसको चेक कर लीजिए। और अगर तब भी नहीं आता तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हम इस चीज़ को चेक कर सकें कि आखिर को क्या कोई वैसे कोई इशू आ रहा है या लोगों ने बेल आइकन जो है वो प्रेस नहीं किया हुआ। अच्छा जी, खबरें जो है वो सबसे पहले तो जुम्मे को ईरान में पहुंचने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से तेहरान में मुलाकात की है। और ईरानी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि जुम्मे की शब रात देर गए तक जो है वो बातचीत में फरीकैन ने जंग के खात्मे के लिए ताज़ा तरीन सफारती कोशिशों के साथ साथ मगरबी एशियाई खित्ते में अमन ओमान को मजबूत बनाने के तरीकों के ऊपर भी जो है वो तबादला ख्याल किया। ऑब्वियसली उसको बहुत टॉप सीक्रेट रखा जा रहा है, ज़्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आ रही। लेकिन फील्ड मार्शल का मतलब मोहसिन नकवी साहब के जाने के बाद फील्ड मार्शल का एक्चुअली वहाँ पे जाना इसको सिग्निफाई कर रहा है कि या तो एक ये फाइनल पुश हो रही है मतलब चीज़ों को रिजॉल्व करने की, या फिर जाहिर बात है कि उनकी एंट्री का मतलब है कि चीज़ें फाइनल हो गई और अब शायद फॉर्मली अनाउंसमेंट के लिए जो है फील्ड मार्शल वहाँ पे खुद गए हैं। बट लेट्स सी, मेरे ख्याल में आने वाले चंद दिनों के अंदर, घंटों के अंदर जो है सिचुएशन मजीद ज़्यादा क्लियर होगी। इसके साथ साथ एक्सियोस अमेरिकन मीडिया, उसने ये जनाब ये रिपोर्ट किया है, ट्रंप मेट टॉप एडवाइजर्स ऑन ईरान एज ही वेज रिटर्न टू वॉर। अब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जनाब अपने वो मशीनरी, तमाम वो अफराद जो जंग के हवाले से रिलेटेड हैं, जंग को दोबारा शुरू करने के हवाले से रिलेटेड हैं, उनके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अहम मुलाकात की है। पहले आप जरा खबर जरा मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपने एनालिसिस जो है इसके ऊपर दूंगा। लिखा है जी, 2 अमरीकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने जुम्मे की सुबह ईरान के साथ जंग के मामले पर अपनी आला कौमी सलामती टीम का इजलास तलब किया। ऐसे ज़राए जिन्होंने बराह रास्त ट्रंप से बात की है, उनके मुताबिक ट्रंप संजीदगी से ईरान के खिलाफ नए हमलों पर गौर कर रहे हैं, बशर्ते कि मुज़ाकरात में आखिरी लम्हे में कोई पेशरफ ना हो जाए। ट्रंप का ईरान से मुतल्लिक इजलास ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जंग दोबारा शुरू होने से रोकने और इख्तलाफात कम करने की आखिरी कोशिशों के तौर पर तेहरान पहुंचे। एक कतरी वक्त भी जुम्मे को सालसी की कोशिशों में मदद के लिए तेहरान पहुंचा। आसिम मुनीर की हफ्ते के रोज़ ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के कमांडर से मुलाकात मुतवक्के है, जो ईरानी फैसला साजी में एक अहम किरदार समझे जाते हैं। सफारती कोशिशों से आगाह एक अमरीकी अहदेदार ने मुज़ाकरात को इंतहाई तकलीफ दे करार दिया। उनके मुताबिक मुसवदे रोज़ाना एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं, लेकिन ख़ास पेशरफ नहीं हो रही। इजलास में ट्रंप को मुज़ाकरात की सूरत हाल और मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में मुख्तलिफ मुमकिन मंजरनामों पर ब्रीफिंग दी गई। ट्रंप के करीबी एक जरिए और सूरत हाल से आगाह एक दूसरे जरिए ने बताया कि गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान ईरान के साथ मुज़ाकरात पर ट्रंप की मायूसी बढ़ती जा रही है। ट्रंप के करीबी जरिए ने कहा कि सदर ने एक आखिरी फैसला कुन बड़े फौजी ऑप्शन के इम्कान पर भी बात की, जिसके बाद वो फतह का ऐलान करके जंग ख़त्म कर सकते हैं। मुज़ाकरात से जुड़े बाद ज़राए अब भी समझते हैं कि आइंदा 24 घंटों में किसी बड़ी पेशरफ का इम्कान मौजूद है। सो दोनों साइड्स के स्टेक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक और ये मेरी एक राय है, आम तौर पे ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आखिरी कोई चीज़ फंस जाए तो साथ ही साथ जो है वो मीडिया के अंदर ये खबर भी लगा दी जाए कि जनाब उन्होंने अपनी फौजी ऑप्शंस के ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया, वो जंग शुरू करने के लिए जो है वो पूरी तरह तैयार हो रहे हैं, ताकि दूसरी साइड के ऊपर जो है वो प्रेशर हो कि जी देखें आप इस बात को माने, अगर नहीं मानेंगे तो फिर वो वहाँ पर जो है फौजी ऑप्शन जो है वो तैयार हो रही है। ये एक मतलब टैक्टिक भी हो सकता है कि जनाब इस तरह की खबर जो है वो जानबूझ के फीड की जाए, लगवाई जाए, प्लांट करवाई जाए कि जनाब जंग जो है ना उसकी तैयारी हो रही है और किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। सो इट कुड बी दैट एज वेल। साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग जनाब खबर दी है और वो कहता है जी, इसकी हेडलाइन है, को पायलट अगेंस्ट ईरान, नेतन्याहू इज नाउ अ मे पैसेंजर। उन्होंने कहा कि एक वक्त था कि मतलब इसका ट्रांसलेशन ये है कि एक वक्त था कि इस जंग के हवाले से, ईरान को डील करने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो एक ही जहाज़ के 2 पायलट से इकट्ठे मिलकर जहाज़ चला रहे थे।
लेकिन अब जो है नेतन्याहू की पोजीशन, इजरायली वजीर आज़म की जो एक पोजीशन है, वो सिर्फ एक मुसाफिर की रह गई है। एक मुसाफिर होने के नाते वो जहाज़ में बैठे हुए हैं, लेकिन वो जहाज़ को किस तरह चलाना है, किस तरह उड़ाना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, लैंड करना है, टेक ऑफ करना है, इसके अंदर नेतन्याहू से अब नहीं पूछा जा रहा। खबर क्या कहती है कि 28 फरवरी जब बेसिकली इस जंग का आगाज़ हुआ था, 28 फरवरी को ईरान पर हमले तक इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ना सिर्फ ट्रंप के साथ सिचुएशन रूम में मौजूद थे, बल्कि वो गुफ्तगू क़यादत भी कर रहे थे। वो पेशगोई कर रहे थे कि अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका हमला इस्लामी जमहूरिया ईरान के खात्मे का सबब बन सकता है। सिर्फ चंद हफ्तों बाद जब ये पुरुमीद अंदाजे गलत साबित हुए तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दो इजरायली दिफाई हुकाम के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल को इस हद तक नज़रअंदाज कर दिया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात से इसराइली क़यादत तकरीबन मुकम्मल तौर पर बाहर कर दी गई है। अपने करीबी इत्तेहादी से मालूमात ना मिलने के बाद इसराइली हुकाम को वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान होने वाली पेशरफ के बारे में मालूमात खित्ते के रहनुमाओं और सफारतकारों से अपने रवाबित और ईरानी निज़ाम के अंदर मौजूद अपनी खुफिया निगरानी के जरिए हासिल करना पड़ रही थी। कॉकपिट से इकॉनमी क्लास तक की ये तनज़ली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। कॉकपिट यानी कि जहाँ पे वो बैठ के जहाज़ के एक मुश्तरका पायलट थे और अब एक पीछे पैसेंजर्स की लिस्ट में जाके बैठ गए हैं। तो कॉकपिट से इकॉनमी क्लास तक ये तनज़ली इसराइल और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए अहम नताइज की हामिल हो सकती है, जो इस साल सख्त इंतखाबी चैलेंज का सामना कर रहे हैं। नेतन्याहू तवील अरसे से खुद को इसराइली वोटरों के सामने ट्रंप के खास राब्तेकार के तौर पर पेश करते रहे हैं। शिकस्त खाने के बजाय इस्लामी जमहूरिया ईरान ने सिर्फ जिंदा बच जाने को ही अपनी फतह के तौर पर पेश किया। इसके बरक्स इसराइल जंग के अपने बड़े मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। नेतन्याहू ने जंग के आगाज में 3 अहदाफ मुकर्रर किए थे। 1, ईरानी हुकूमत का खात्मा। 2, ईरान के एटमी प्रोग्राम की तबाही। 3, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा। ये मतलब वो टारगेट सेट किए गए थे इन दोनों की जानिब से। इनमें से कोई भी मकसद पूरा नहीं हो सका। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप नेतन्याहू को जंगी इत्तेहादी तो समझते थे, लेकिन ईरान के साथ मुज़ाकरात के मामले में करीबी शराकतदार नहीं, बल्कि वो नेतन्याहू को ऐसा शख्स समझते थे जिसे तनाज़ात के हल के वक्त में काबू रखना ज़रूरी है। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो या मौजूदा अमरीकी इंतजामिया, उसने बिल्कुल बेंजामिन नेतन्याहू को, इजरायली वज़ीर आज़म को जो है वो खुले लाइन लगा दिया कि भाई आपका कोई लेना देना नहीं, आप चुप करके बैठे, हमने जो करना है हम खुद ही करेंगे। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मेरे ख्याल में अमेरिका यही समझता है कि जनाब आपने हमें गलत मालूमात दी, आपने हमें ये इंप्रेशन दिया कि इधर हम हमला करेंगे और वहाँ पे टोटली ईरान जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा, उसकी जो लीडरशिप है वो फारिग हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपकी प्लानिंग ही सारी गलत थी और आपने अमेरिका को भी जो है वो अंदर धकेल दिया। अब कई तज्ज़ियाकार बार बार यही अक्सर ये बात करते हैं कि बेसिकली इसराइल ने अमेरिका को इस जंग के अंदर धकेला है और घसीट के ले गया साथ के, जी मेरे साथ लड़ो बैठ के। और उस चक्कर में जो है वो पता नहीं कितने अरबों रुपए जो है, अरबों डॉलर, बल्कि रुपए तो नहीं, अरबों डॉलर जो है वो अमेरिका के लग गए सिर्फ इसराइल की इस जंग के जुनून की वजह से। तो जिसकी वजह से ट्रंप जो है उसकी बस हो गई, उसने कहा बस मुझे आपकी बात जो है वो समझ नहीं आती। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर जनाब चीन के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरे के पहले मरहले में हांगजू रवाना हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, शज़ा फ़ातिमा और तारिक फ़ातमी भी जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीन के लिए रवाना हुए हैं। इसके अलावा भारतीय तज्ज़ियाकार प्रवीण सोनी ने करण थापर को एक इंटरव्यू दिया है। दोनों बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी हैं इंडिया के और उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है। ये मैं इसका क्लिप जो है ये मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। प्रवीण सोनी जो है वो कहते हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखता है कि भारत और पाकिस्तान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। पाकिस्तान अचानक अमेरिका के लिए मगरबी एशिया और वस्ती एशिया दोनों में बहुत अहम हो गया है। यह भी याद रखिए कि अब यह बात सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान ही हमसे नहीं लड़ रहा था, जबकि चीनी पसे पर्दा गैर अस्करी मदद फराहम कर रहे थे। बल्कि हकीकत यह है कि जोंगडू एयर स्पेस कंपनी के इंजीनियर्स जिन्होंने पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को जेट तैयारे फराहम किए, वो अमली तौर पर ज़मीन पर मौजूद थे। मेरा ख्याल है बीजेपी हुकूमत, मोदी हुकूमत को यह मानना होगा कि पाकिस्तान से बात करने का वक्त है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरी राय में आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी को सिर्फ ये समझाया गया है कि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से क्यों बात करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका को भारत के साथ भी काम करना है और पाकिस्तान के साथ भी। भारत को यह समझने की जरूरत है कि जंग खत्म होने के बाद भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान का मगरबी एशिया में अहम किरदार बरकरार रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि जब तक ट्रंप इंतजामिया मौजूद है, पाकिस्तान का जोग्राफियाई किरदार यकीनी है। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, सबसे पहला कदम पाकिस्तान से बातचीत शुरू करना और अस्करी कशीदगी को कम करना होगा। यही हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। मेरी बात यह है कि चीन भारत को 3 वाज़ेह पैगाम दे रहा है। पहला ये कि हम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ हैं। हम उन्हें वो चीज़ फराहम कर रहे हैं जिसे कॉम्बैट सपोर्ट रोल कहा जाता है। असल लड़ाई पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के अफसरान लड़ रहे थे, जबकि चीनी मुआवनत फराहम कर रहे थे। दूसरा ये कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स की अमली कारकर्दगी दिखाना चाहते थे।
क्योंकि इससे बैनुल-अक़वामी फ़रोग़ में मदद मिलती है। चीन यानी कि अपनी जो एसेट्स हैं उसको दिखाना चाह रहा था पूरी दुनिया को कि देखें हमारी ताकत कैसी है। तीसरा ये कि वो भारत को वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि जब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की बात आती है तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जब हम पाकिस्तान के लिए दलाल, नाकाम रियासत जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी छोटी सोच जाहिर करते हैं। हम ये दिखाते हैं कि हम इतने बड़े नहीं हैं कि दो खुद मुख्तार ममालिक एक दूसरे के साथ बाहमी एहतराम से ताल्लुक़ रख सकें। हम इसके काबिल नहीं रहे। हकीकत यह है कि जब मैंने वज़ीर ख़ारजा को दलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते सुना तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। आप किसी दूसरे मुल्क के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। वो सारी ज़िंदगी सफारतकार रहे हैं, अब वज़ीर ख़ारजा बने हैं, और ये एक बुनियादी बात है कि आप किसी मुल्क को गैर ज़रूरी तौर पर इश्तियाल नहीं दिलाते या उसकी खामियों को नुमायाँ नहीं करते। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दहशतगर्दी एक ऐसा लफ्ज़ था जो 9/11 के बाद मकबूल हुआ जब अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू की। लेकिन आज जब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, किसी की दिलचस्पी दहशतगर्दी में नहीं रही, क्योंकि अब सब कुछ रियासत बमुकाबला रियासत जंगों के गिर्द घूम रहा है। तो प्रवीण सोनी ने बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक रियलिटी चेक दिया है इंडिया को, बीजेपी के गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी को, कि भाई आप पाकिस्तान के हवाले से जो सोच रखते हैं, जो राय रखते हैं, वो हकीकत से बहुत दूर है। आपको पाकिस्तान की ताकत का, पाकिस्तान के जो एक पुरवकार उसकी आज जगह है, आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया कर रही है, अमेरिका कर रहा है, चीन कर रहा है। ये बड़ा अच्छा तज्जिया जो है उन्होंने दिया है। इसके साथ साथ जनाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने गली मोहल्लों में ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइशें फेंकने वालों पर 50,000 रुपये जुर्माने की मंजूरी दे दी है, जबकि ममनुआ मकामात पर बाक़ियात और आलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम करने का जो है वो फैसला किया। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि ईद उल अज़हा के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जनाब इस मतलब बड़ी सख्ती होनी है। सो बराए मेहरबानी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बिला वजह कोई गंदगी ना फैलाई जाए, वरना ये टीमें जो है ना वो आपको भी गिरफ्तार कर सकती हैं, आपके खिलाफ कोई एक्शन भी जो है वो लिया जा सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो कोकेन क्वीन है पिंकी, उस हवाले से अपडेट आई है कि जनाब पिंकी, उसके हैंडलर्स और राइडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद जो है वो कर दिए गए हैं, और ख़त में कहा गया है कि डिजिटल वॉलेट भी जो है इसकी मुंजमद किया गया है। डिजिटल वॉलेट यानी जायज़ कैश और ये इस तरह की जो ऐप्स होती हैं जिससे आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ईजी पैसा वगैरह, उसको भी जो है वो अब मुंजमद कर दिया गया है। इसके अलावा साकिब बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो मैं अपने शुरू में आपसे मैंने कहा था ना कि सियासत के हवाले से देखिएगा कि वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चेंज आया है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मरियम रियाज भट्टू साहिबा का अकाउंट इससे कबल बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात के अंदर की खबर एक्स पोस्ट के जरिए कर दिया था। आज ये अकाउंट खामोश है। 24 फरवरी के बाद मुलाकातें बंद हो गई थी। दरमियान में 17 अप्रैल बुशरा बीबी की सर्जरी के बाद मुलाकात कराई गई, फिर आज 22 मई को मुलाकात कराई गई। अडयाला जेल हुकाम के बकौल मरियम रियाज भट्टू के एक्स पोस्ट की वजह से मुलाकात पर पाबंदी लगी थी। ज़राए कहते हैं कि मुलाकात इस शर्त के साथ हुई है कि मुलाकात के बाद नो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात बाहर आकर होगी। तो मैंने आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले आपसे कहा था कि मुलाकातें बंद हुई हुई हैं, और अभी मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि बुशरा बीबी की उनकी आपने अपनी फैमिली से मुलाकात करवा दी गई है। लेकिन पहले जब ये मुलाकात होती थी तो इनकी बहन मरियम भट्टू जो है वो कोई ना कोई ट्वीट कर देती थी, कोई ना कोई बात कर देती थी। इस मरतबा मुलाकात के बाद किसी किस्म का कोई ट्वीट वगैरह जो है वो उनकी बहन की जानिब से नहीं किया गया है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। आज मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स ने यह खबर दी। आपको याद होगा उस दिन जब सुहेल अफरीदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वहाँ पे एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि ये पता लगा है कि आपकी जो है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है। उन्होंने जो जवाब दिया था ना, मैं उस जवाब के अंदर अंडरस्टैंड कर गया था कि इस सवाल को डक कर रहे हैं। इन्होंने इसका ना तस्दीक की है ना तरदीद की है। इसका मतलब है कि मुलाकात हुई है। आज तमाम चैनल्स के ऊपर जो है ये खबर सामने आ गई है कि जनाब इनकी इस अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है, और इसमें इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकातों, इलाज मुआलजे, एहतजाजी सियासत और मुमकिन मुज़ाकरात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली बातचीत जो है वो की गई है। ज़राए के मुताबिक चंद रोज़ कबल पेशावर में होने वाली ये मुलाकात चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुई, जो उन्हीं की दरख्वास्त पर तय पाई थी। मुलाकात में इमरान खान की एक हमशीरा भी शरीक थी। ज़राए का कहना है कि मुलाकात के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकातों पर आयद पाबंदियाँ और उनके इलाज मुआलजे के मामलों पर खुसूसी बातचीत हुई। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने इस मौके पर इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकातों में रुकावटों पर शिकवा किया। मुलाकात में यह तय पाया कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान से मुलाकातों के मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुसलसल राब्ते में रहेंगे, जबकि PTI के एहतजाज, सियासी हिकमत अमली और मुमकिन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ अमूर पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान राब्ते जो है वो बरकरार रहेंगे। PTI ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बुशरा बीबी की रिहाई से मुतल्लिक़ अमूर भी ज़ेर बहस आए, ताहम इस हवाले से किसी हतमी पेशरफ की तफसीलात अभी सामने नहीं आई।
दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात से मुतालिक मीडिया के सवालों पर तबसरा करने से गुरेज किया और बाज़ाब्ता मौक़िफ़ देने से जो है वो माज़रत की। अब ज़ाहिरी बात है, जब आप इस किस्म की बात सामने आती है तो फिर ये होता है कि जनाब क्या यहाँ पे कोई डील हो रही है, क्योंकि आप किसी डील के नतीजे में ही दोबारा ये मुलाकातें जो है एक्टिवेट। और ऑब्वियसली अगर ये बात सामने आती है कि जनाब मुलाकातें हो रही हैं या फिर मुलाकातों के लिए कोई बातचीत हो रही है, तो सियासी तौर पर इसका बड़ा डेंट पड़ता है कि जनाब अल्टीमेटली गए तो फिर आप मोहसिन नकवी के पास ही ना, अल्टीमेटली तो फिर उन्हीं के ज़रिए जाके अपनी चीज़ों को मनवाया, तो ये पॉलिटिकली जारी बात है आपके लिए बहुत डैमेजिंग होता है। इसके अलावा जनाब कासिम सूरी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने शेर अफजल मरवत के हवाले से जो है एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, आसिम मुनीर का मशहूर ज़माना अस्करी टाउट शेर अफजल मरवत भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ मैदान में आ गया। इन्होंने एक पटिशन की थी कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब जो है वो नए वज़ीर आला नहीं बनते। अली अमीन गंडापुर ने जो है वो मतलब एक ऐसे शख्स इमरान खान के कहने के ऊपर जो है वो इस्तीफ़ा दिया है, तो ये वैलिड नहीं है। तो उसके ऊपर ये ट्वीट कर रहे हैं, कहते शेर अफजल मरवत ने आईनी अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी कि सुहेल आफरीदी को वजारत आला से हटाया जाए और वापस अली अमीन गंडापुर को लगाया जाए। ये शख्स अब खुल के सामने आ गया है। सबको पहले से पता था कि एक फौजी टाउट है, ये जो बहादुर बना हुआ था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी, घरों पर छापे मारे जा रहे थे, तब अवाम में इतना ज़्यादा जोश और जज्बा था कि कोई उन्हें लीड करे। इसी ज़माने में शेर अफजल मरवत की सहूलतकारी की गई, उसको हीरो बनाने की कोशिश की गई। इस शख्स को बाद में इमरान खान ने खुद हटा दिया। कप्तान समझ गए कि ये किसका बंदा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तोड़ लाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद उसकी शोहरत और इज्जत बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये शख्स एक सियासी बौना है जिसको बड़ी प्रोजेक्शन मिलती है। आसिम मुनीर के टाउट सहाफ़ियों की तरफ से कभी किसी प्रोग्राम में बिठा देते हैं, कभी किसी में। अली अमीन गंडापुर ने भी बयान दे दिया कि मेरा इस शख्स के आईनी अदालत में केस दायर करने से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर को साफ कहना चाहिए कि सुहेल आफरीदी इमरान खान की चॉइस है और मैं सुहेल आफरीदी के साथ खड़ा हूँ। इससे जो भी शक व शुबात पैदा हो रहे हैं ख़त्म होने चाहिए। अली अमीन गंडापुर को अपनी हैसियत वाज़े करते हुए शेर अफजल मरवत से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। जब से इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला है, अब उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अपने आप को किसी तरह अहमियत देने के लिए इस तरह की ओछी हरकतें करता है। इसी तरह के अभी भी बहुत से टाउट मौजूद हैं। तो टाउट अभी अगर आपकी पार्टी के अंदर मौजूद है तो काट दो उन्होंने। आपके साथ भी तो यही प्रॉब्लम है ना कि वो जितनी देर तक आपकी पार्टी में होते हैं और जितनी देर तक वो जलसे वगैरह कर रहे होते हैं, आप और आप जैसे जो दीगर लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर बैठे हैं, वो इन्हीं की तारीफ़ें कर रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि जनाब बहुत ज़बरदस्त लीडर है, बड़ा है। आपके जितने लौंडे पाड़े हैं ना पीटीआई के, सबके वहाँ पे जो है वो वीलॉग्स आज भी मौजूद हैं जिसमें आप शेर अफजल मरवत की तारीफ़ें किया करते थे कि जनाब क्या बात है, क्या चाम है, क्राउड पुलर है जैसा ये और उसके बाद ज़ाहिरी बात है जब इख्तलाफात हुए, पार्टी से निकाल दिया, उन्होंने टाउट बन गया, उन्होंने पैड़ा बन गया। और उसके बाद साथ फिर मुंह से फिर भी बोल रहे हैं कि अभी भी पार्टी के अंदर टाउट मौजूद है। तो भाई निकाल दें ना, नाम लें, नाम लेके निकाल दें। निकालते क्यों नहीं है? किस लिए उनको रखा हुआ है? हाँ, इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जाहिर बात है आपकी पूरी पार्टी ऐसे लोगों से भरी हुई है जो जिसमें मतलब सबसे बड़ी बात ये जो केस आप शेर अफजल मरवत के बारे में बिल्ड कर रहे हैं, आपके अपने लीडर की तो यही सूरत हाल थी कि वो उन्हीं की उंगली पकड़ के लीडर बने थे, उन्हीं की उंगली को पकड़ के हुकूमत भी बनाई थी। लेकिन बाद में जब ताल्लुकात ख़राब हो गए तो फिर आप फ़ौज के ख़िलाफ़ भी हो गए, आपको फ़ौज बुरी लगना शुरू होगी। पहले आपको वो नहीं बुरी लगती थी, आप जनरल बाजवा की तारीफ़ों के पुल मानते थे। आप कहते थे, वो इमरान खान साहब का एक पूरा एक बयान है ना कि मैंने आज तक ऐसा जमहूरी जनरल देखा ही नहीं है। और जनरल बाजवा तो बड़े ज़्यादा मेरे साथ इंटरव्यू के अंदर मैंने इमरान खान साहब से सवाल किया था कि क्या ऐसी कोई बात कभी हुई है, आप अपने आप को कहते हैं कि जनाब मैं बड़ा खुद मुख्तार हूँ, बड़ा ऐसा हूँ, तो आज तक कोई ऐसी बात हुई है जिसमें आप ये कह सकें कि हाँ जी मुझे फ़ौज ने ये कहा और मैंने ना कर दी, कि मैंने ये बात नहीं मानी? तो मुझे इमरान खान साहब ने जवाब दिया था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक, ऐसा कोई बात ही नहीं है कि मैं किसी बात के ऊपर फ़ौज को कहूँ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ही एक्चुअली सेड ऑल दिस, ये पूरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ऐसा हुआ ही कुछ नहीं है आज तक कि मैं कभी जो है वो मैं फ़ौज मुझे कोई काम करे और मैं ना कर दूँ। हम दोनों की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़बरदस्त है और सब कुछ है। बाद में जब हुकूमत ख़त्म हो गई, ठीक है, वो तरीके से बात मंजूर होगी, ख़त्म होगी, तो अपने इंटरव्यू के अंदर कहते मैं तो था ही कुछ नहीं, सुपर किंग तो जनरल बाजवा बना हुआ था, जनरल बाजवा ही सब कुछ चला रहा था और मेरी तो चलती कोई नहीं थी, वो सारा कुछ तो वो डिसाइड कर रहे होते थे। कैसा पलटा मार, दिस इज़ पॉलिटिक्स, दिस इज़ पॉलिटिक्स। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी जाके इस बात को जो है कभी ना चेक करेगा ना कभी रिसर्च करेगा, यही होता है। आज भी वो कह रहे हैं ना बहुत से टाउट है। अब मकसद सिर्फ ये है कि कल को जिससे लड़ाई होगी उसको कहते हैं भाई तू टाउट है। कल को जिससे भी पार्टी के अंदर लड़ाई हुई ना, आपने जो उसके अगेंस्ट पोजीशन लेनी होगी तो आप कहते हैं कि वो जो मैंने ट्वीट किया था ना उसमें मैंने कहा था यही टाउट है, यही वो बंदा जिसको मैं कह रहा था। जितनी देर तक वो आपके साथ है वो ठीक है, जैसे ही वो अलग होगा आप कहते हैं कि जनाब ये टाउट है, सिंपल एज दैट। खैर, इसके अलावा जनाब एक दो क्वेश्चंस भी जो हैं वो आए हुए हैं, ज़रा मैं साथ साथ वो भी ले लूँ। और एक तो क्वेश्चन आया है जनाब अनमोल पिंकी के हवाले से। तौकीर चांडियो साहब ने सवाल किया, मंसूर साहब कहा जा रहा है कि पुलिस ने तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके खुद ही रिमांड ख़त्म करा लिया,
क्या पुलिस की तरफ से अभी भी अनमोल पिंकी की सहूलत करी जा रही है? भाई मेरा तज्जिया ये खबर नहीं है, लेकिन चांडियो साहब मेरा ख्याल में पिंकी का जो करप्शन का डीएनए है ना, वो बहुत से पुलिस अफसरान के अंदर घुसा हुआ था। अभी तो ये कई नाम अभी सामने आ चुके हैं कि हाँ जी इनके अंदर भी घुसा हुआ था, कई ऐसे जिनके अभी तक नाम ही सामने नहीं आए कि किस किस के अंदर घुसा हुआ था। वी कांट इवन एक्चुअली इवैल्यूएट दैट। सो मतलब ये मैं नहीं कह रहा, मेरे ख्याल में वो जो मजिस्ट्रेट थे या जज थे उन्होंने ये बात कही थी कि सब सारे केसेस के अंदर उसका रिमांड लेके जो है वो तो यही लगता है कि उसकी सहूलतकारी की गई है। तो आई डोंट नो, मतलब इसको ये तो अब केस आगे चलेगा तो फिर पता लगेगा सिचुएशन क्या बनती है। एक और सवाल है अहमद कलीम साहब का कि पुलिस की तरफ से अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए FIA को खतूत लिखे जा रहे हैं, इदारों की जानिब से मौसर तहकीकात की जाएँ तो क्या ये केस मंथकी अंजाम तक पहुँच जाएगा? जी पहुँचना तो चाहिए, मुझे तो बड़ा वाटर टाइट केस लगता है, लेकिन मसला ये है ना कि इसी वाटर टाइट के अंदर सुई लगाना भी जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आम बात है। कभी कभार कोई चीज़ आपको ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रही होती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये तो बंदा जाए ही जाए, लेकिन फिर ऐसे हाथ बीच में आते हैं, ऐसे अफराद बीच में आते हैं कि वो चीज़ों को फैसिलिटेट करवा देते हैं। सो अब देखना ये है कि क्या दिस इज़ वन ऑफ दोज टाइम्स, लेट्स सी। इसके अलावा मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उसमें शुएब हैदर साहब ने एक सवाल किया है, मंसूर साहब बहुत बातें हो रही हैं कि मोमना और साकिब चद्दड़ के केस में आने वाले दिनों में मामला अदालत के बाहर भी तय हो सकते हैं। शुएब साहब, मैं इस केस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, और मेरा ख्याल में पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे सहाफ़ी होंगे जिन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँची, और यकीन कीजिए कि मैंने कोई एफर्ट नहीं की और सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास खुद आई है, मतलब चल के आई है, और मैंने कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं की है इसको ढूंढने में, लेकिन थी मेरे पास इन्फॉर्मेशन, मैंने शेयर कर दी। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, इस सारी बात, ये मेरी एनालिसिस है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि दोनों पार्टियां कसूरवार हैं, दोनों पार्टियां इस मामले के अंदर कसूरवार हैं, दोनों ने अपनी अपनी जानिब से जो है वो गलतियां की हुई हैं। एक जगह के ऊपर जो है जाहिर बात है, आप एक खातून के ऊपर जो है एक रिश्ता आपने उसके साथ बनाया, आपने उसके ऊपर जो है वो करोड़ों रुपए लगाया, आपने उसको सैर भी कराई होगी, गिफ्ट्स भी लेके दिए होंगे, कपड़े भी लेके दिए होंगे, वैसे भी पैसे आपने उसको दिए होंगे, सारा कुछ आपने गिफ्ट की शक्ल में दिया था। जब वो रिश्ता आपका ख़त्म हो गया तो उसके बाद आप किस बुनियाद के ऊपर जो है वो क्लेम कर रहे हैं? या तो फिर वो आपके साथ कोई बिजनेस डील के अंदर थी तो वो और बात है, या फिर मतलब और आपका कोई क्लेम बनता ही नहीं है कि आप ये कह सकें जी मेरे वो पैसे वापस करें, आपने प्यार मोहब्बत में दे दिए, ठीक है। हाँ, दूसरी साइड का ये है कि मॉरल ग्राउंड के ऊपर, मॉरल और एथिकल ग्राउंड के ऊपर आप ये कहते हैं, वो आमतौर पे होता है ना, ये ठीक है हमारी राय जुदा हो गई, ये तुम्हारे गिफ्ट हैं वापस ले लो, ये मैंने तुमसे गिफ्ट दिए थे, मैं अपने पास नहीं रखना चाहती, तुम वापस ले लो। जाहिर बात है, आपने जो खिला पिला दिया, जो सैर सपाटा करा दिया, अगर मिल के कहीं पर सैर कर ली उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई फिजिकल गिफ्ट है, कोई मतलब ज्वेलरी ले दी आपने, कपड़े ले दिए, या आपने कोई महंगी कोई चीज़ ले, कोई गाड़ी ले दी, मुझे नहीं पता आपने क्या लेके दिया क्या नहीं लेके दिया, लेकिन एथिक्स ये डिमांड करते हैं कि आप वो चीज़ें वापस करना। या अगर आपको इवन कैश भी दिया गया, लेट्स से 20, 25, 30, 40, 50 लाख कैश दिया गया आपको, तो बेहतर है अगर आपके ताल्लुकात जब खत्म हो गए, आपने ब्रेकअप कर दिया है, तो फिर आप वो चीज़ें भी वापस करेंगे, जी ये ठीक है, ये आपका था, मेरा अब आपका कोई लेना देना नहीं। तो अब मैं कम से कम जहाँ तक असेस कर सका हूँ, मैं दोनों साइड्स को जो है वो मतलब कुछ मेरे ज़राए दोनों साइड्स के ऊपर मौजूद है, मैं ज़ाहिर बात है नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं कम से कम नतीजे पे पहुँचा हूँ कि अल्टीमेटली ये मामला डील के ज़रिए ख़त्म होगा। ये मैं आपको भी से बता दूँ, मुझे नहीं लगता ये कानूनी तौर पे मामला आगे जाएगा, क्योंकि दोनों के स्केलेटन्स में कबर्ड्स मौजूद, कबर्ड्स में स्केलेटन्स मौजूद है, और दोनों जो है मेरे ख्याल में अल्टीमेटली किसी ना किसी ज़रिए के ज़रिए डील ही करेंगे, और मुझे नहीं लगता ये मामला जो है कोई बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, ये अल्टीमेटली कोई ना कोई डील हो जाएगी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।